हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। हमने बाबर कालीन फारसी साहित्य कर लिया है, हुमायूं कालीन फारसी साहित्य कर लिया है। आज हम अकबर कालीन फारसी साहित्य कर लेंगे। ठीक है, हमारा तीसरा आ गया है मुगल जो है अकबर। अकबर कालीन फारसी साहित्य। ठीक है, अकबर कालीन फारसी साहित्य। इतिवृत्तों की रचना। मुगल इतिवृत्तों के लेखक निरपवाद रूप से दरबारी ही रहे। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में थी शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार व अभिजात, युद्ध, प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस में थी? इतिवृत्त रचना में थी। तुर्की से फारसी की ओर मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखा था। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाएं विशेषकर हिंदी व इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ खूब फारसी दरबार व साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में हुआ। जो कि मुगल चतगई मूल के थे, तो चतगई तुर्क स्वयं को चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र का वंशज मानते थे। ठीक है, चंगेज खां के मानते थे, अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। ठीक है, इसके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपने संस्करण में इसी भाषा का प्रयोग किया। तो इनकी मातृभाषा क्या थी? तुर्की। मातृभाषा क्या थी? तुर्की। ठीक है, आगे अकबर ने सोच समझकर फारसी भाषा को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। ये हम पहले पॉइंट में लिख के जिसमें भूमिका में दिया हुआ है, हमने किया हुआ है भी फारसी भाषा को राजभाषा किसने बनाया? अकबर ने बनाया। ठीक है, संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों के साथ मुगल दरबार में पद पाने की इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने भाषा को इस भाषा को अपनाने जानने के लिए प्रेरित किया होगा। भी उनके अकबर के दरबार में है ना जो ईरानी लोग थे और इनकी उन्होंने एशियाई और ईरानी लोगों ने उन्हें भी प्रेरित किया होगा। फारसी को दरबार की भाषा का उच्च स्थान दिया गया और उन लोगों की शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी। राजा शाही परिवार के लोग और दरबार के विशिष्ट सदस्य यह भाषा बोलते थे। कुछ और आगे यह सभी सत्रों के प्रशासन की भाषा बन गई। ठीक है, जिसमें लेखाकार और लिपिकों अन्य अधिकारियों ने भी इससे सीख लिया। जहां जहां फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं थी वहां भी राजस्थानी, मराठी, यहाँ तक कि तमिल में शासकीय लेखों को भाषा का प्रयोग किया। अभी जहां पर फारसी भाषा नहीं थी वहां पर राजस्थानी, मराठी और तमिल भी थी। ठीक है, इसकी शब्दावली और मुहावरों ने व्यापक रूप से प्रभावित किया। स्थानीय मुहावरों का समाविष्ट करने से फारसी का भी भारतीयकरण हो गया। फारसी के हिंदुवी के साथ प्रशासनिक संपर्क से हिंदू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई। आगे अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए। ठीक है, अकबरनामा किस में लिखा गया? फारसी में लिखा गया। जबकि अन्य जैसे बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा जो हमने ठीक है किस में लिखा हुआ है? तुर्की से फारसी में अनुवाद हमने पढ़ा है 4 भाषाओं में, तो फारसी में 3 अंग्रेजी में अनुवाद है। ठीक है, मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया। महाभारत का अनुवाद रज्जमनामा के रूप में है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं। महाभारत का अनुवाद किस में करवाया? महाभारत का अनुवाद रज्जमनामा के रूप में। ठीक है, महाभारत का अनुवाद करवाया। युद्ध की पुस्तक है, युद्ध की पुस्तक भी युद्धों का वर्णन ज्यादा है। ठीक है, आगे दिया हुआ है पांडुलिपियों की रचना। मुगल काल की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी। ठीक है, पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है? हाथ से लिखी हुई। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना था। हालांकि किताब खाना शब्द पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। यह दरअसल एक लिपिघर था। ठीक है, शाही किताब खाना यानी कि पुस्तकालय है, लिपिघर अर्थात एक ऐसी जगह जहाँ बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता है तथा नई पांडुलिपियों की रचना की जाती है। सामान्य समझ के लोग तो अक्षरों को एक गहरी आकृति मात्र मानते हैं, पर गहराई से देखने वाले लोगों को इनमें एक प्रज्ञा दीप यानी चिराग ए शिनाशाही नजर आती है। जो इन चीजों को समझता है ना, जिनकी इसमें रुचि होती है, वो तो इसे ध्यान से समझेंगे, और वरना उन्हें तो ऐसे ही अक्सर एक आकृति दिखाई देती है। पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत लोग शामिल होते थे। कागज बनाने वाले, पांडुलिपियों के पन्ने तैयार करने, सुलेखों के पाठ की नकल तैयार करने, कोफ्ताकारों
के पृष्ठों को चमकाने के लिए, चित्रकारों की पीठ से दृश्यों को चित्रित करने के लिए और जिल्द साजों के प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा कर उसे अलंकृत आवरण में बैठाने के लिए आवश्यकता होती थी। इसी तरह इन पांडुलिपियों का वास्तविक रचना में शामिल कुछ लोगों को भी पदवियों और पुरस्कारों के रूप में पहचान मिली। आगे है सुलेखन, यानी हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी। इसका प्रयोग भिन्न शैलियों में होता था। नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी। यह एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे, सपाट, प्रभावी ढंग से लिखा जाता था। ठीक है, अकबर की पसंदीदा शैली कौन सी थी, तो लिख देते हैं अकबर की पसंदीदा शैली कौन सी थी, नस्तलिक। ठीक है, नस्तलिक थी। एक ऐसी तरल शैली थी जिससे लंबे, सपाट, प्रभावी ढंग से लिखा जाता है। इसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छंटे हुए सरकंडे जिसे कलम कहा जाता है से के टुकड़े से स्याही में डुबोकर लिखा जाता है। ठीक है, कितने मिलीमीटर की कलम थी, कलम 5 से 10 मिलीमीटर की, ठीक है, सरकंडे की। ठीक, आगे नस्तलिक शैली में लिखा हुआ एक पन्ना से अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखों में से एक कश्मीर के मोहम्मद हुसैन द्वारा तैयार किया गया था। इसके अक्षरों के विशुद्ध समानुपातिक हुआओं की कदरदानी में इसको जरीन कलम या जरी कलम यानी सोने की कलम के खिताब से नवाजा गया। सुलेख के पृष्ठ के निचले भाग पर अपने हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, इसमें सबसे प्रसिद्ध किसका है, कश्मीर के मोहम्मद हुसैन द्वारा तैयार किया गया लेख है। सबसे प्रसिद्ध लेख है किसका है, कश्मीर के मोहम्मद हुसैन का है, मोहम्मद हुसैन का है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध मोहम्मद हुसैन का है। आगे दिया अबुल फजल अकबर के दरबार के 59 श्रेष्ठ कवियों का उल्लेख करता है। ठीक है, अबुल फजल कितने का उल्लेख करता है, 59 का। अबुल फजल अकबर के दरबार में 59 श्रेष्ठ कवियों का उल्लेख करता है। ठीक है, जिसमें फैजी, नजीर, अब्दुल रहमान खान खाना, उर्फी, गिजाल, अबुल फजल आदि प्रमुख है। अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ कवि गिजाली था, इसके बाद फैजी था। ठीक है, लिख देते हैं अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, गिजाली व इसके बाद कौन है, फैजी थे। ठीक है, गिजाली की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है, मानवी नल ओ दमन। ठीक है, मानवी और नल गिजाली की सर्वश्रेष्ठ कृति, गिजाली की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है, मानवी नलो दमन। अकबर के दरबार में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई। ठीक है, दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा किसके समय शुरू हुई, अकबर के समय। भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई कब, अकबर ने। ठीक है, शुरू की। ठीक है, किसने शुरू की दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा, तो अकबर ने।
ठीक है। आगे दिया हुआ है अकबर कालीन साहित्य को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया। ऐतिहासिक पुस्तक के अनुवाद, काव्य और पद्य। ठीक है। आगे नफाइस उल मासीर मीर उल्ला उद्दौल कजीवनी द्वारा लिखित अकबर के समय का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, जिसमें 1565 से लेकर 1575 तक की घटनाओं का वर्णन है। ठीक है। प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक अकबर के समय की, अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक, प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है? नफाइस उल मासीर। ठीक है। नफाइस उल मासीर है वो प्रथम पुस्तक है अकबर के समय की, और किसके द्वारा लिखी गई है? 1565 से 1575 तक की घटनाओं का वर्णन इसमें 1565 से 1575 तक की घटनाओं का वर्णन। ठीक है। और किसके द्वारा लिखी गई है? ये मीर उल्ला उद्दौला कंजीवनी के द्वारा लिखी गई है। मीर अल्लाह उद्दौला कजवीनी द्वारा लिखित। ठीक है। आगे दिया हुआ अकबरनामा अबुल फजल द्वारा 7 वर्षों में लिखी गई है। यह पुस्तक 3 जिल्दों में बटी हुई है। इसकी अखबारी जिल्द आईने अकबरी है। आईने अकबरी पुनः 5 भागों में बटी है। यह पुस्तकालीन शासन प्रणाली, पुस्तक अकबरकालीन शासन प्रणाली, मनसब प्रथा, जागीर प्रथा, मुगल आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतिम भाग में अबुल फजल की जीवनी वर्णित है। ठीक है। तो यह अकबरनामा किसकी है? फिर आगे क्या आगे? अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित, अबुल फजल द्वारा 7 वर्षों में लिखी गई। 7 वर्ष कब से कब तक? 1591 से 98 तक। 1591 से 98। ठीक है। 1591 से 98 में लिखी। ठीक है। 3 जिल्दों में बंटी है। ठीक है। 3 जिल्दों में बंटी है। आखिरी जिल्द आईने अकबरी है। आखिरी जिल्द आईने अकबरी। ठीक है। आईने अकबरी फिर 5 भागों में बंटी हुई है। आईने अकबरी फिर 5 भागों में बंटी हुई है। ठीक है। आगे इंसा ए अबुल फजल, इस ग्रंथ में अकबर द्वारा अबुल फजल से लिखवाए गए वह स्वयं द्वारा लिखे पत्र है। इर्शाए अबुल फजल में अबुल फजल द्वारा अपने रिश्तेदारों, मित्रों व राजकुमारों का उल्लेख है। ठीक है। एक और कौन सी है? इंशा ए अबुल फजल। ठीक है। ये भी अकबर के समय। आगे है तकमीयत ए अकबरनामा, कौन सी है? अबुल फजल। आगे है, एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी आ गई तारीख ए, नहीं ये रह गया, चलो ये लिख लेते पहले। तारीख है हकी, ये बीच में रहेगी, तकमियात ए अकबरनामा रहेगी। तो तारीख है कि अब्दुल हक दहलवी द्वारा 1596 में लिखित तारीख है कि में अकबर की धार्मिक नीति की कड़ी आलोचना की गई है। अब्दुल हक एक धार्मिक नेता था। उनकी कृति अखबार उल अखियार में भारत के प्रमुख सूफी संतों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। तारीख ए हकी किसकी लिखी हुई है? अब्दुल हक दहलवी की। ठीक है। दहलवी की। और ये कौन सी है? तकमियत ए अकबरनामा।
अकबरनामा। ठीक है। अबुल फजल की हत्या के बाद अकबर के दरबारी इतिहासकार इनायत उल्लाह बने। ठीक है। इनायत उल्लाह द्वारा लिखित यह कृति अकबरनामा का पूरक ग्रंथ है। इसमें 1602 से लेकर 1605 तक का, ठीक है, 1605 तक का अकबर का इतिहास है। ठीक है। अकबरनामा क्या है? इनायत अली द्वारा लिखित है। इनायत अली, इनायत उल्लाह है, इनायत उल्लाह है द्वारा लिखित है। लिखित अबुल फजल के बाद अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल, अबुल फजल की मृत्यु के बाद दरबारी इतिहासकार, ठीक है, कौन थे? इनायत उल्लाह है। आगे दिया है जुबाउत उल तवारिक। अब्दुल हक के पुत्र नूर उल हक ने जुबाउत उल तवारिक की रचना की, जिसमें जहांगीर के राज्यारोहण तथा भारत के मुस्लिम इतिहास का वर्णन है। ठीक है। तो इससे आगे 6 नंबर है फारसी है इतिहास में। ठीक है। कौन सी है? जुबाउत, जुबाउत उल तवारिक। ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? किसने लिखी? नूर उल हक, नूर उल हक की रचना है, जिसमें जहांगीर के राज्य आरोहण का वर्णन है, जिसमें जहांगीर के राज्यारोहण का वर्णन। ठीक है। आगे है मुंतख उल तवारिख। अब्दुल कादिर बुंदायूनी द्वारा अकबर के शासनकाल में इस ग्रंथ का लेखन 1590 में हुआ। इस पुस्तक को हिंदुस्तान का आम इतिहास माना जाता है। बुंदायूनी अकबर के धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी था, इसने अकबर के इस्लामी विरोधी नीतियों की एक लंबी सूची तैयार की। ठीक है। 7वीं कौन सी है? मुंतख उल तवारिख। ठीक है। किसने लिखी? अब्दुल कादिर बंदायूनी ने, अब्दुल कादिर बंदायूनी द्वारा लिखित। ठीक है। द्वारा लिखित है। 1590 में प्रारंभ। इस पुस्तक को हिंदुस्तान का आम इतिहास कहते हैं। इस पुस्तक को हिंदुस्तान का आम इतिहास कहते हैं। ठीक है। आगे दिया हुआ है बंदायूनी अकबर की धार्मिक विरोधियों का कट्टर विरोध था। आगे अकबरनामा जो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है। अबुल फजल के बड़े भाई फैजी सरहिंदी द्वारा लिखित अकबरनामा में अकबर के असीर गढ़ विजय का आंखों देखा वर्णन है। अबुल फजल तथा उसका भाई फैजी द्वारा प्रतिभावान थे दोनों ही, परंतु अबुल फजल ने अपने भाई की सहायता हेतु नहीं किया था। अबुल फजल ने यह अपने इस भाई की सहायता हेतु नहीं किया था। फैजी ने अपनी रचनाएं पद्य शैली में की और अकबर ने फैजी को मलिक उश शोराह की उपाधि दी। ठीक है। तो अकबरनामा किसने मिलकर की? एक तो अबुल फजल के द्वारा लिखित है और उसका साथ किसने था? उसके बड़े भाई फैजी के द्वारा। ठीक है। तो दोबारा वही होगी। ठीक है। अकबरनामा अबुल फजल व बड़े भाई अबुल फजल व उसके बड़े भाई फैजी सर हिंदी द्वारा। ठीक है। अबुल फजल ने फैजी ने रचनाएं पद्य शैली में की और इनको किसने? फैजी
ने रचनाएं पद्य शैली में की। ठीक है, फैजी ने अपनी रचनाएं, और अकबर ने फैजी को मलिक उश शोरा की उपाधि दी। ठीक है, आगे है दाबिस्तान ए मजाहिब, मीर अलाउद्दौला कंजीवनी द्वारा लिखित। दाबिस्तान ए मजाबी अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक बुक है। ठीक है, परंतु अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक बुक है। ठीक है, पुस्तक अकबरनामा है अबुल फजल के लिए। ठीक है, मीर उल्लाह द्वारा जिसमें लिखित अकबर की समय की प्रथम ऐतिहासिक बुक वो बताई गई है, जबकि ये दोबारा आ गई। ठीक है, आगे है अनुवाद। ठीक है, ये लिख लेते हैं, मीर उल्लाह द्वारा लिखित दाबिस्तान ए मजाहिब, मीर अलाउद्दौला कंजीवनी के द्वारा लिखित। ठीक है, ये दोबारा आ गई। ठीक है, इसी का नाम है। ठीक है, कंजीवनी द्वारा लिखित। इसका अन्य नाम क्या था? जो प्रथम ऐतिहासिक बुक थी, नफाइस उल, अन्य नाम नफाइस उल मासीर। ठीक है, आगे दिया हुआ अकबर का राजकवि फैजी अपने समय का सर्वश्रेष्ठ कवि था। अकबर ने फैजी के दिन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। संस्कृत को राज्य आश्रय देने वाला अकबर पहला सम्राट था। संस्कृत से फारसी में अनुवादित ग्रंथ निम्न है। ठीक है, फैजी राजकवि, फैजी सर्वश्रेष्ठ कवि था। अकबर का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन सा था? फैजी। ओके, अरे अनुवाद विभाग की स्थापना की। ठीक है, अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना फैजी के दिन की अनुवाद विभाग की स्थापना फैजी को सौंपी। ठीक है, आगे दिया हुआ है अकबर ने महाभारत का अनुवाद रजमनामा नाम से करवाई। हमने पढ़ लिया। यह अनुवाद मुल्ला शेरी, नकीब खां, सुल्तान एजी व बंदायूनी ने किया। यह अनुवाद फैजी के निरीक्षण में संपन्न हुआ। रजमनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। मुगवाल खां गुजराती ने ज्योतिषी शास्त्र की एक पुस्तक तजक का, जो हमने अकबरनामा जो हमने पहले ही लिख ली थी। ठीक है, महाभारत रजबनामा के रूप में, तो हम इसे दोबारा थोड़ा सा और लिख लेते हैं। ठीक है, महाभारत जिसे क्या कहा गया? रजबनामा, रजनामा का अर्थ क्या है? युद्धों की किताब, युद्धों की पुस्तक। ठीक है, रजबनामा का क्या है अर्थ? युद्धों की पुस्तक। और किसने किया रजबनामा का? मुल्ला शेरी, नकीब खां, सुल्तान हाजी, बंदायूनी ने किया। ठीक है, आगे दिया हुआ है यह अनुवाद फैजी के निरीक्षण में हुआ। वह फैजी के निरीक्षण में हुआ। ठीक है, फैजी के निरीक्षण में हुआ। आगे दिया हुआ है मुकल खां गुजराती ने ज्योतिष शास्त्र की एक पुस्तक तजक का जहान ए जफर नाम से फारसी में अनुवाद
किया। ठीक है, तजक 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 पुस्तक का जहान ए जफर नाम से फारसी में अनुवाद किसने? मुकल खा गुजराती ने किया। ठीक है, मुकम्मल खां गुजराती ने किया। ठीक है, ये तजक क्या था? ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, आगे दिया हुआ है दारा शिकोह ने उपनिषद भगवत गीता व योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया। शाहजहां के समय रामायण का फारसी में अनुवाद इब्न हरकर्ण ने किया। ठीक है, तो ये दो और है, लिख लेते हैं। उपनिषद भगवद गीता व योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने। ठीक है, और शाहजहां के समय रामायण का फारसी अनुवाद, शाहजहां के समय रामायण का फारसी अनुवाद, ठीक है, किसने किया? इब्न हरकर्ण ने। ओके, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? इब्न हरकर्ण ने किया। आगे दिया गया संस्कृत का फारसी में अनुवाद व अनुवादक। ये संस्कृत के ग्रंथ जैसे महाभारत का फारसी नाम क्या था? रचनामा। और इसके अनुवादक कौन थे? ये हमने कर लिए, बंदायूनी, मुल्लासेरी, नकीब खां, फैजी के निर्देशन में। ठीक है, और रामायण का फारसी नाम भी रजमनामा था और फारसी में अनुवाद किसने किया था? इब्न हरकर्ण ने किया था। और यही रामायण और महाभारत के सेम थे। तो हम राजत्रिंगणी से करेंगे। ठीक है, संस्कृत ग्रंथ और इसका फारसी अनुवाद, फारसी नाम और अनुवादक। ठीक है, और अनुवादक। तो राजत्रिंगणी ग्रंथ कौन सा है? राजतरंगिणी। फारसी नाम है बरिस्तान ए शाही। बहरिस्तान ए शाही। इसके अनुवादक कौन है? निजामुद्दीन फरिश्ता और अबुल फजल। निजामुद्दीन फरिश्ता व अबुल फजल। ठीक है, निजामुद्दीन फरिश्ता व अबुल फजल। आगे दी हुई है नल दमयंती। नल दमयंती का नाम क्या था? फारसी। ठीक है, दूसरी है नल दमयंती। फारसी नाम क्या था इसका? मसनबी नालो दमन। मसनबी नालो दमन। ठीक है, मसनबी नालो दम इसका फारसी नाम था। ठीक है, और इसका अनुवाद किसने किया? फैजी ने। आगे तीसरी दी हुई है अर्थवेद नल ओ दमन। अथर्ववेद का फारसी नाम क्या था? नल ओ दमन। ठीक है, किसने किया?
हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने, हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने, ठीक है। आगे दिया हुआ है हरीश अर्थवेद लीलावती नल दमयंती भागवत पुराण, ठीक है। आगे दिया हुआ है हरिवंश पुराण जमिए ए रसीदी मौलाना शेरी ने किया, ठीक है। भगवत पुराण में हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण का फारसी नाम क्या था? जमिए ए रसीदी, जमिए ए रसीदी। अनुवाद किसने किया? मौलाना शेरी ने, मौलाना शेरी ने, ठीक है। आगे 5वां दिया हुआ है राजत्रिंगिणी, जिसे क्या नाम दिया गया? राजत्रिंगिणी हमने कर लिया है बहरिस्तान ए शाही, ठीक है। राजत्रिंगिणी के इन्होंने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। बहरिस्ता ए शाही तो निजामुद्दीन फरिश्ता और अबुल फजल ने दिया, जबकि बहर उल अस्माद मुल्ला शाह मोहम्मद शाहबादी ने दिया, जबकि अमर दिनीसा मुल्ला मोहम्मद शाह ने दिया, ठीक है। तो राजत्रिंगिणी के अन्य नाम वो लिख देते हैं राज तरंगिणी। राजत्रिंगिणी का नाम बहर उल अस्माद नाम किसने दिया? मुल्ला शाह मोहम्मद शाहबादी, मुल्ला शाह मोहम्मद शाहबादी, ठीक है। और राजतरंगिणी का एक और नाम क्या है? राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद अमर दनीसा के नाम से किसने किया? अमार दनीस के नाम से किसने किया? मुल्ला मोहम्मद शाह ने, मुल्ला मोहम्मद शाह ने, ठीक है। मुल्ला मोहम्मद शाह ने किया। आगे 52 उपनिषदों का संग्रह हो गया। पंचतंत्र लिख लेते हैं। पंचतंत्र का नाम किसने? दो ने किया है। पंचतंत्र को अनवर ए सुहेली, ठीक है। पंचतंत्र को अनवर ए सुहेली नाम से किसने फारसी में अनुवाद किया? हुसैन कसीफी ने, हुसैन कसीफी ने, ठीक है। आगे दिया हुआ है पंचतंत्र को अयार दानिश के नाम से किसने किया? अयार दानिश के नाम से अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने, ठीक है, अबुल फजल ने। जबकि हुसैन कसीफी ने तो अनवर ए सुहेली के नाम से किया, जबकि पंचतंत्र को अयार दानिश के नाम से अबुल फजल ने किया। आगे दिया हुआ है अबुल फजल ने एक और है कालिया दमन को अयार ए दानिश के नाम से अबुल फजल ने किया, ठीक है। कालिया दमन को किस नाम से? अयार ए दानिश के नाम से किसने? अबुल फजल ने, ठीक है, अबुल फजल ने। आगे है खगोल ज्योतिषी ग्रंथ तजक हमने कर लिया है जहान जफर मुगल खा गुजराती। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद ये हमने कर लिया, अबुल फजल ने किया, जिसका पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला ए दमना कहलाता है, जिसका अनुवाद अल बरूनी ने किया। नोट लिख लेते हैं, नोट ये इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला ए दमना कहलाता है, कलीला ए दिमना, कलीला ए दिमना
कहलाता है जो अल बरूनी ने किया। ठीक है, अल बरूनी ने किया। ठीक है, इस प्रकार हमारा अकबरकालीन फारसी साहित्य पूरा हो जाता है। फिर हमारा जहांगीरकालीन फारसी साहित्य, शाहजहांकालीन फारसी साहित्य और औरंगजेब कालीन फारसी साहित्य करेंगे। ठीक है, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।